हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। स्टीरियो आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में आप लोगों ने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 के चैप्टर में भी पढ़ा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि स्टीरियो आइसोमरिज्म आपका 2 टाइप का होता है। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अगर किसी भी कंपाउंड्स के टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो उस कंपाउंड के टोटल नंबर ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, उस कंपाउंड्स के आपको टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स मिल जाएंगे। मतलब यह है कि अगर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के जियोमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में भी पढ़ना होगा। ठीक है ना भाई। कैसे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स? उन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जिसमें से कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4 या तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। आप लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़ा होगा कि जिन कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है या तो उनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है या तो स्क्वायर प्लानर होती है, और जिन कॉम्प्लेक्सेज में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 वो ऑक्टाहेड्रल बाई नेचर होते हैं। मतलब यह है कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो स्टीरियो आइसोमरिज्म हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह की कॉम्प्लेक्सेज की, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज की, एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज की। स्टीरियो आइसोमरिज्म ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, यानी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज। तो चलिए मैं ये पार्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि जो स्टीरियो आइसोमरिज्म होता है ये आपका 2 टाइप होता है। एक होता है जियोमेट्रिकल, ठीक है भाई, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक दूसरा होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल पार्ट है, बहुत ही आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं। अब देखिए भाई, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4 होता है। अब देखिए भाई, आप लोगों ने जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है सेम, बट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है डिफरेंट। मतलब है कि जिन कॉम्प्लेक्सेज में स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स डिफरेंट होता है वो कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म में शो करेंगे। अब देखिए भाई, यहाँ पर कंडीशन क्या है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कि स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस या लिगेंड्स डिफरेंट होना चाहिए। अगर डिफरेंट नहीं है मतलब वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ, ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इसकी जियोमेट्री क्या होती है भाई? आप लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर ऐसे देखा होगा। क्या ये टेट्राहेड्रल है? अगर मैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम रख देता हूँ, यहाँ पे लिगेंड्स आपने लगा दिए, एटम्स लगा दिया, मॉलिक्यूल्स लगा दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड एंगल में बात करूँ तो खासतौर से आप लोगों ने सीखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में क्या होता है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। केवल यही नहीं होता है, हर एक बॉन्ड एंगल, यहाँ पर कितने बॉन्ड एंगल से 4 हो सकते हैं, हर एक बॉन्ड एंगल सेम ही है, 109 डिग्री एंड 28 मिनट होता है। मतलब यह है अगर बॉन्ड एंगल सेम है मतलब है कि इनके बीच में जो गैप होता है, डिस्टेंस होता है, वो भी सेम होता है। ठीक है, एक्सियल डिस्टेंस जो होगा सेम ही होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वी एंगल हो गया और इक्वी डिस्टेंस भी हो गया, इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये पार्ट आप दिमाग में रखें। तो जो एक्सियल डिस्टेंस होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में वो सेम होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे चाहे लिगेंड्स इधर उधर घुमा दीजिए परंतु इनके बीच में जो अरेंजमेंट होगा वो सेम ही रहेगा, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम वो सेम ही रहेगा। एक्सियल डिस्टेंस यहाँ पे सेम है, यहाँ पर इनके बीच में एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम, ये भी एंगल सेम है। मतलब ये है कि सिंस इसमें से स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला है, इस वजह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म।
बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। इसमें से एक्सियल डिस्टेंस सेम होने की वजह से देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की जो कंडीशन है, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो सकता है पर स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स शुड बी डिफरेंट, वो डिफरेंट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होता। तो चलिए मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस do not show geometrical isomerism due to same axial distance. Okay, very simple. And so now here I can write the condition of geometrical isomerism. Geometrical isomerism differs in spatial arrangement of atoms या आयन्स या मॉलिक्यूल्स, ये कंडीशन है। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म की कंडीशन यहाँ पर फॉलो नहीं की जाती है बाय टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दैट इज वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म को नहीं शो करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ओके, इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 4। अब देखिए भाई, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ये तो पार्ट बहुत ही क्लियर है कि ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी नहीं शो करते हैं, बट इन सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस हैं जिनमें ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। उन कंडीशंस के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन द फॉलोइंग कंडीशन। आई विल रिपीट द सेंटेंस अगेन, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन द फॉलोइंग कंडीशन। ये सेंटेंस आप यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब देखिए भाई, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है जिसमें से सेंट्रल मेटल एटम ये दिया हुआ है, ठीक है भाई, और इसमें से लगे हुए हैं 4 यूनिडेंटेट लिगेंड्स, ये कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है भाई। ठीक है, ये आपकी यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं। यूनिडेंटेट लिगेंड्स का मतलब क्या है कि एक ही डोनर साइट होना। ये आपके न्यूट्रल लिगेंड्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव लिगेंड्स भी हो सकते हैं, ये न्यूट्रल एज वेल एज नेगेटिव दोनों भी हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, अब ये हो गए लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं। कंडीशन क्या है कि अगर चारों यूनिडेंटेट लिगेंड्स जो ऑल द 4 जो आपकी यूनिडेंटेट लिगेंड्स है अगर डिफरेंट हैं, मतलब है कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। देख लेते हैं ये क्यों ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये मान लिया जाए कि ये सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे रख दिया। ध्यान दीजिए भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर मैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूँ, ये कुछ ऐसा रहेगा। चलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया ए, ये बी हो गया, और ये यहाँ पे सी कर लीजिए, और ये आपका डी हो गया। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो ये सेंट्रल मेटल एटम इज अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप। आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म उन्हीं कंपाउंड्स के द्वारा शो किया जाता है जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिसमें से कायरल सेंटर हो। यहाँ पे अगर आप देखिए कायरलिटी के बारे में बात करें तो सिंस ये सेंट्रल मेटल एटम 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच है, 4 डिफरेंट लिगेंड से अटैच है, इस वजह से इसको आप कायरल सेंटर बोल सकते हैं। और सिंस ये कायरल सेंटर है, मतलब है कि ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब है कि ये आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। अगर आप चाहें तो इन डॉट ऐसे डॉट कनेक्ट कर दीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब है कि अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा कॉम्प्लेक्स है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपका शो करेगा, क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये कंडीशन 1 हो जाती है। ठीक है भाई, ये चीज़ दिमाग में रखें। ठीक है, अच्छा मैं दूसरी कंडीशन के बारे में बातचीत करता हूँ। दूसरा कंडीशन
दूसरा कंडीशन ये है, देखिए हम लोगों ने यूनिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम बातचीत करते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स के बारे में। अब देखिए भाई, डाइडेंटेट लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास में 2 डोनर साइट होती है। अब देखिए यहाँ पर 2 तरह के डाइडेंटेट हो सकते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स और दूसरा होता है अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए भाई, अगर मैं डाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड्स के बारे में बात करूँ, ये हो गया डाइडेंटेट सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल लिगेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं भाई, सिमेट्रिकल लिगेंड्स, ठीक है भाई। तो इसमें होता क्या है कि जितनी भी डोनर साइट होती हैं वो एक ही तरह की होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लिगेंड्स ले लिया, इसमें से एक ही तरह की डोनर साइट हो गया, ये देखिए ए बी, ये भी एक डोनर साइट है, ये भी ए, ठीक है ए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रियल में लेना चाहूँ, जैसे ऑक्जेलेट आयन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, इसमें 2 डोनर साइट हैं तो ये डाइडेंटेट लिगेंड है, परंतु इसमें अगर आप डोनर साइट के बारे में बात करें तो एक ही तरह की डोनर साइट है, 2 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन हेयर आल्सो, ऑक्सीजन हेयर आल्सो, ये दोनों डोनर साइट है। तो इस वजह से ये सिमेट्रिकल एक जैसा, ठीक है। तो डाइडेंटेट सिमेट्रिकल लिगेंड हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा CH2 NH2 इथाइलिन डाइएमाइन, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन, ये भी आपका डाइडेंटेट लिगेंड है, परंतु कैसा है, सिमेट्रिकल लिगेंड है, ठीक है भाई। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड के बारे में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स मतलब है कि इन लिगेंड्स में जो डोनर साइट होती है दोनों डिफरेंट होती है भाई, ठीक है, दोनों डिफरेंट होती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी डोनर साइट डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। अगर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसे ग्लाइसिनेट आयन हो गया, ये CH2 हो गया, यहाँ पे आप NH2 हो गया और ये आपका COO हो गया माइनस। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एक डोनर साइट नाइट्रोजन है जिसके पास में लोन पेयर है और इसमें एक डोनर साइट ऑक्सीजन है जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें से 2 डोनर साइट तो हैं परंतु दोनों डोनर साइट डिफरेंट हैं, तो इस वजह से ये हो गया आपका अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हो जाता है 2 डोनर साइट तो हैं परंतु दोनों सेम है, तो ये हो जाता है आपका सिमेट्रिकल। हाँ, कंडीशन ये है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के पास में, कंडीशन क्या है भाई, अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के पास में डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स हो, कंडीशन ये है कि अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के पास में डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स अटैच हैं, मतलब है कि वो कॉम्प्लेक्स होगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब यह है कि वो कॉम्प्लेक्स आपका शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। हाँ, सिमेट्रिकल होगा तो नहीं शो करेगा, एक जैसी सिमेट्री हो जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ले लिया, ये हो गया आपका M और ये A और B और ये हो गया ट्वाइस। सिंस ये डाइडेंटेट है, 2 डोनर साइट हैं, 2 2 जा 4, तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अब देखिए भाई, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये हो गया M, ध्यान दीजिए, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा स्पेस चाहिए मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इधर ले आता हूँ। ये कर दिया मैंने, M हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये A हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया और ये B हो गया। ये बॉन्ड डाइडेंटेट है भाई, तो 2 बॉन्ड्स बनाएंगे और ये हो गया डाइडेंटेट, ठीक है। अच्छा, मैं अगर इसके मिरर इमेज के बारे में बात करता हूँ, मिरर इमेज के बारे में, ठीक है भाई। तो अब देखिए, ये M हो गया, ये A तो ये सेम पोजीशन में रहेगा, परंतु ये जो AB हैं तो इधर आएंगे, ठीक है, ये B उधर चला जाएगा, तो इसको आप ऐसे करिए, ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया आपका B, तो ये बॉन्ड ऐसे रहेगा और ये ऐसे रहेगा। अब देखिए भाई, अगर मैं इस इमेज को या इस कॉम्प्लेक्स को उठा करके इसके ऊपर रखूँ, इसको उठा करके इसके ऊपर रखूँ, ठीक है, मतलब सुपर इम्पोज करूँ, ले करके इसके ऊपर इम्पोज करें, ठीक है भाई, तो ये सुपर इम्पोजेबल नहीं होगा। मतलब इसमें अगर आप देखें तो ये इस साइड है, इस साइड है, ठीक है भाई, तो उठा के रखेंगे तो ये पार्ट तो आपका इधर आएगा। मतलब है कि ये दोनों एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इनको क्या बोलते हैं, इनैंसोमर्स। आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इनैंसोमर्स होते क्या हैं, ये एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं बट ये नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे मिल जाती है। मतलब ये है कि अगर ये मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स जो है आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब ये है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका
क्या शो करेगा भाई, क्या शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ये पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा मैं कुछ ओरिजिनल में एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ बाय यूजिंग दिस लिगेंड्स, ठीक है भाई। इस पोर्शन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सी स्पेस चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर ग्लाइसिनेट आयन से जो लिगेंड्स है अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल आइडेंटेट लिगेंड्स से CH2 कर दिया, ये NH2 हो गया और यह हो गया आपका COO-। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑक्सीजन ये दो डॉन एटम है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपने डाइडेंटेट को ऐसे रिप्रेजेंट किया ना भाई, A और B ये हो गया तो ऐसे रिप्रेजेंट किया, तो इसको भी आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा एक अगर मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूँ जैसे जिंक हो गया सेंट्रल मेटल एटम, अगर अच्छा ठीक है भाई, और यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ ग्लाइसिनेट आयन कर लेते हैं, ग्लाइसिनेट आयन कर लिया, इसको होल ट्वाइस कर लिया ग्लाइसिनेट आयन, ठीक है भाई। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +2 रहेगी, क्योंकि इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज है तो -2 टोटल चार्ज हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 रहेगी। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ तो ये Zn हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर टेट्राहेड्रल के बारे में बात करें तो ये एक नाइट्रोजन यहाँ पर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, ये बॉन्ड ऐसे करेगा, ये बॉन्ड ऐसे करेगा। अब इसका अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे तो ये Zn तो रहेगा, ये नाइट्रोजन की पोजीशन सेम रहेगी, परंतु ये ऑक्सीजन ऐसे आएगा, ये आपका नाइट्रोजन ऐसे हो जाएगा और ये ऑक्सीजन आपका इधर जाएगा, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया। क्या ये दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के मिरर इमेज है, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। इसको उठा करके ऊपर रखेंगे आप बिल्कुल फिट करके नहीं रख पाएंगे, ठीक है भाई। तो ये हो जाते हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव। तो मतलब क्या है कि इस डिस्कशन से जो टेट्राहेड्रल के स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जियोमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो टेट्राहेड्रल डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म बट इन सम सर्टेन कंडीशंस दे डू शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। वो कौन सी कंडीशन है मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ। चलिए अब इसके बाद में हम लोग बातचीत करते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में भी आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4, ठीक है भाई। अब देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म में सबसे पहले हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई। और इन कॉम्प्लेक्सेस में भी होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है भाई। ये बीबीटी थ्योरी का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ठीक है। अब ध्यान दीजिए स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन जनरल मान लिया जाए कि एक कॉम्प्लेक्स ले लिया मैंने, ठीक है। जैसे एक कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ MABCD, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स ले लिया और इसकी ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर प्लानर्स, ठीक है भाई। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है। अच्छा खासतौर से अगर आप देखें इस कॉम्प्लेक्स में सिंस ऑल द 4 लिगेंड्स जो यूनिडेंटेट लिगेंड्स हैं डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये कायरल सेंटर है। अब देखिए भाई किसी भी कंपाउंड्स को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल सेंटर ही एक क्राइटेरिया नहीं है। कई सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो जिनमें कायरल सेंटर तो है बट स्टिल दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। अब देखिए भाई जैसे अगर मैं इसके स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो ये देखिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, ये हो गया स्ट्रक्चर बन गया, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे रख दिया, अब ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका, यहाँ पे कर सकते हैं A, B और ये C और ये D, ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बॉन्ड कितना होगा 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, 9 4 36, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो लिगेंड्स है ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये जो एटम्स लगे हुए हैं तो इनका साइज क्या होता है, स्फेरिकल साइज होता है। देखिए अगर मैं ड्रा करूँगा तो एग्जैक्टली स्फीयर तो नहीं आएगा, लकली कुछ अच्छा लग रहा है देखने में, परंतु फिर भी ये आपका कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है। जैसा कि आप स्फीयर जैसे वो आपका एटम एग्जिस्ट करता है, जो एटम होता है स्फीयर के फॉर्म में रहता है, वो तो नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है, फिर भी आप समझने की कोशिश कर, मैं जो चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए भाई इसका स्फेरिकल साइज है, इसका भी स्फेरिकल साइज है, ये सभी एटम है इनका स्फेरिकल साइज है,
ठीक है। अब देखिए, अगर मैं इस ज्योमेट्री को, जो आपका एक ब्रेड की तरह है, ब्रेड जो आप लोगों ने ब्रेड एंड बटर जो जिस मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में स्नैक्स में हम लोग लेते हैं, ब्रेड एंड बटर जो ब्रेड होता है, मान लिया जाए कि मैं एक यहाँ पे एक डायरी ले लेता हूँ, इसको मैं कंसीडर करता हूँ एज ए ब्रेड, ठीक है, काफ़ी बड़ा ब्रेड है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मैं इसको कंसीडर करता हूँ एज ए ब्रेड, ठीक है, और एक नाइफ लेकर के इसको मैं स्लाइस करता हूँ, स्लाइस कट, ऐसे नहीं कट करते हैं ना, तो ऐसे कट करते हैं, इसको आप ऐसे करते हैं, इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लेकर के ऐसे कट कर देते हैं तो हाफ पार्ट ये हो जाएगा और हाफ पार्ट ये हो जाएगा, एक दूसरे के सुपर इम्पोजिबल होंगे भाई, ध्यान दीजिए। मतलब अगर मैं स्लाइस कट करता हूँ तो इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए, ये भी तो आइटम है, अगर आप इसको कट करेंगे इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं, क्योंकि स्फीयर का साइज है, अगर स्फीयर है तो स्फीयर को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी तो आपका एटम ही है, क्या है आपका सेंट्रल मेटल एटम, ये भी 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 एटम। अगर आप स्लाइस कट करेंगे, नाइफ लेकर के आप ऐसे कट करते हैं, नाइफ लेकर के आप ऐसे कट करते हैं, मतलब है कि ये जो एटम्स हैं इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये आपका a/2 में डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट्स में। इसमें अगर आप देखें, d/2 ये d/2 में, ये b/2 और ये b/2 में डिवाइड हो जाएगा, ये c/2 और ये c/2 में डिवाइड हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, ऑफकोर्स हो जाएगा। अब देखिए भाई, जब आप इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। ध्यान दीजिए, कई सारे ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं जिसमें से लगता है कि कायरल सेंटर है, लगता है या दिखता है कि कायरल सेंटर है, परंतु अगर उन कॉम्प्लेक्सेज में प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो तो वो कॉम्प्लेक्सेज या वो कंपाउंड्स आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। सिंस स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में इनको स्लाइस कट करके इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो सुपर इम्पोजिबल हो जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएंगे। मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। अगर जब ये आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्सेज आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेंगे। ओवरऑल मैं कंक्लूड करके अगर मैं बोलना चाहूँ तो जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज हैं, दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए इस सेंटेंस को मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हो गया एक सेंटेंस, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये रीजन की होने की वजह से ये कॉम्प्लेक्सेज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हम बातचीत करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, और इन कॉम्प्लेक्सेस में होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर्स। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में बेसिकली आप लोगों ने जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ये आपके 3 टाइप के होते हैं। एक टाइप होता है सीस एंड ट्रांस फॉर्म में, दूसरा होता है सिन एंड एंटी, और तीसरा होता है ई एंड जेड फॉर्म में। चलिए इस पार्ट को मैं लिख देता हूँ। जो आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ये होता है आपका 3 पार्ट्स में। ये एक होता है सीस एंड ट्रांस, हो गया भाई सीस एंड ट्रांस। दूसरा होता है सिन और एंटी होता है, एंटी हो गया। और तीसरा जो होता है ई एंड जेड के फॉर्म में होता है। ठीक है, ई एंड जेड के फॉर्म में होता है। अब देखिए भाई, सीस एंड ट्रांस, जैसे मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैंने लिख दिया ये आपका CH3 हो गया, और ये आपका H हो गया, CH। ठीक है भाई, ये CH3 का लिया, ये H हो गया। ठीक है, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सेम साइड है, सेम साइड से इस फॉर्म हो जाएगा। अगर इसको मैं स्विच कर देता हूँ, ये CH3 डाउन हो जाएगा, H चलो वो चला जाएगा ऊपर, तो ये आपका ये CH3 अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो मतलब ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सीस एंड ट्रांस में तो आपको दिखता है कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हैं, जो सेम साइड में है। अगर मैं ई एंड जेड के बारे में बात करता हूँ, ई एंड जेड के बारे में, ठीक है भाई, जैसे मैंने ले लिया C डबल बॉन्ड C,
यहाँ पे रख दिया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ध्यान दीजिए भाई। अच्छा, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको सेम दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या मैं बोल सकता हूँ ये कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज शो करेगा? हाँ, सिस एंड ट्रांस नहीं शो करेगा, सिस एंड ट्रांस, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं है। हाँ, ये दोनों तो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। इसकी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसकी एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होना चाहिए, तभी वो आपका सिस या ट्रांस शो करेगा। इसमें अगर आप देखें तो दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, कोई मैच नहीं कर रहा है। इसके केसेस में हम लोग करते हैं ENZ फॉर्म का यूज। ये भी आपका जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म का एक फॉर्म है, ठीक है। CNNT का यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं है, इन दोनों का एप्लीकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हो गया सिस एंड ट्रांस का एग्जाम्पल। और ये पार्ट अगर बात करें तो इसके केस में आप लोगों ने सीखा होगा ENZ फॉर्म अगर हमें निकालना है तो ठीक है। तो जो हैवियर एटम्स अगर आपके एक ही साइड हो जाते हैं तो वो हो जाता है Z फॉर्म। अगर हैवियर एटम्स आपके अपोजिट साइड हो जाते हैं तो वो हो जाता है E फॉर्म। मतलब यहाँ पे अगर आप देखें फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन और ये आयोडीन, ऐसे कुछ एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा होता है। मतलब कि अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे इन ग्रुप में तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है और एटॉमिक वेट भी इंक्रीज होता है। तो खास तौर से अगर आप देखें फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो एटम्स दिए हुए हैं बॉटम के एटम्स इन ग्रुप, ये हैवियर एटम्स हैं और ये दोनों सेम साइड ही दिए हैं। मतलब है कि ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये हो गया आपका Z फॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप देखें। अब देखिए भाई, यहाँ तो डबल बॉन्ड है, परंतु यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में पाई बॉन्ड के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं, कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो मतलब अगर मुझे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में सिस एंड ट्रांस अगर आइडेंटिफाई करना है, ENZ आइडेंटिफाई करना है, तो कैसे आइडेंटिफाई करें? चलिए यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स जिसका सेंट्रल मेटल M है और यहाँ पर लिगेंड्स लगे हुए हैं। एक लिगेंड्स हो गया, दूसरा लिगेंड्स हो गया, ये तीसरा लिगेंड्स हो गया, ये 4 लिगेंड्स हो गया, ठीक है। ये आपका एक स्ट्रक्चर दिया, किसका? स्क्वायर प्लानर का स्ट्रक्चर, ठीक है, ज्योमेट्री दिया हुआ है। अगर मुझे सिस आइडेंटिफाई करना है तो ध्यान दीजिए, सिस की कंडीशन क्या है? यहाँ पे एक लगा हुआ लिगेंड्स और ये लिगेंड्स दो एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, एक दूसरे के नेक्स्ट में हैं। ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स अगर सेम हैं, ये लिगेंड और ये लिगेंड्स अगर सेम है तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा। तो अगर 1 और 2 ये कंडीशन हो गया, 1, 2 अगर सेम लिगेंड्स है तो सिस फॉर्म, 2, 3 अगर सेम लिगेंड्स है तो सिस फॉर्म, 3, 4 अगर सेम लिगेंड्स है तो सिस फॉर्म, अगर 4, 1 सेम लिगेंड्स है तो सिस फॉर्म हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये कंडीशन आप दिमाग में रखें। एडजेसेंट जो नेक्स्ट एटम्स होते हैं, अगर इससे कुछ लेना देना नहीं, आप लिगेंड्स की पोजीशन देखें और वो कैसे लिगेंड्स दिए, अगर सेम है सिस फॉर्म में चला जाएगा। ट्रांस में अगर आप देखें, ट्रांस में ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, अगर ये लिगेंड्स और ये लिगेंड्स सेम है जो एक दूसरे के अपोजिट में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे अगर 1 और 3 आ रहा है तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 4 जो एक दूसरे के अपोजिट में दिए हैं तो यहाँ पे आप कर दीजिए 2 और 4। अगर ये सेम लिगेंड्स हैं, ये सेम लिगेंड्स हैं और अपोजिट पोजीशन में दिए हैं तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसपोजिशन, ठीक है ना भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अब मतलब है कि कुछ कंपाउंड्स हम लेने वाले हैं, उन कॉम्प्लेक्सेस में हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सिस एंड ट्रांस। हाँ, ध्यान दीजिए, जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं शो करते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट मैं कंपाउंड ले लेता हूँ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में, फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पर हो गया आपका Ma2 और ये B2 हो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होना चाहिए भाई? 4 होना चाहिए। ये कैसे लिगेंड्स है? आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स दिए हैं। अब देखिए, अगर मैं इसके सिस एंड ट्रांस के बारे में बात करता हूँ तो ध्यान दीजिए भाई, एक ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, ये सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है और यहाँ पे कर दिया मैंने A, और अगर मुझे सिस फॉर्म ड्रा करना है तो ये 2 लिगेंड्स हो गया और B यहाँ पे कर दिया। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम होगी, एक दूसरे के नेक्स्ट में एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जो लिगेंड्स सेम है, इसमें भी आपका सेम है। तो ये आपका सिस फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू A, सिस फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू B, क्योंकि B तो भी सेम है ना भाई। ये डिफरेंट है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ठीक है, परंतु ये तो सेम है, ये तो सेम है। तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म। ये हो जाता है सिस स्ट्रक्चर,
ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ट्रांस के बारे में, तो यहाँ पर हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई, और यहाँ पर ए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो लिगेंड्स हैं एक दूसरे के अपोजिट में रख देता हूँ। यहाँ पे बी भी आप अपोजिट में कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म, ये होता है सिस ट्रांस, ठीक है। अच्छा, मैं दूसरे कंपाउंड्स के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे हो गया एम, ये हो गया A2 और ये आपका हो जाता है BC कर लेते हैं, A2BC हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे कर लिया M A2BC, ठीक है। तो इसमें भी सिस एंड ट्रांस के फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो ये आपका M हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए भाई, A2, ठीक है, यहाँ पे BC कर दिया, ठीक है। ये सिस फॉर्म हो गया। इनसे तो नहीं पता चल रहा है कि सिस फॉर्म है, परंतु इनसे जरूर पता चल रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट में रखे हुए हैं, पास में रखे हैं, एक दूसरे के नेक्स्ट में रखे हुए हैं। तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म। अगर ट्रांस के बारे में बात करें तो ट्रांस में क्या करेंगे भाई, ट्रांस में आप कर दीजिए A को अपोजिट कर दीजिए और यहाँ से BC कर दीजिए, तो ये आपका ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो ये होते हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इस कॉम्प्लेक्स के ये हैं आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और इस कॉम्प्लेक्स के ये आपके जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म दिए हुए हैं, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मैं तीसरे कंपाउंड्स के बारे में बात करता हूँ, चलिए मैं इस पार्ट को हटा देता हूँ, फिर इसके बाद में मैं तीसरा कंपाउंड ले लेता हूँ। थर्ड कॉम्प्लेक्स है आपका MABCND, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। कैसा कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये सभी जितने भी लिगेंड्स हैं सभी के सभी डिफरेंट है। जैसे अगर आप देखें, मैंने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया था जिसमें से सभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट थी। मतलब है कि इस कॉम्प्लेक्स में आपको सिस एंड ट्रांस नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा आपको, E एंड Z फॉर्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिलेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए भाई, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर सेम नहीं है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिए भाई, तो यहाँ पे आपका ये M हो गया, ठीक है, और इसके बाद में A मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है, और B को मैंने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। तो CAD यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा तो आप C कर लीजिए, तो BAD यहाँ पे आ जाएगा, और जो थर्ड स्ट्रक्चर बनेगा तो D कर लीजिए, A की पोजीशन सेम रहेगा तो यहाँ पे D करते हैं तो यहाँ पे B and C यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर बन जाएंगे, एक तो इससे बनेगा, दूसरा इससे बनेगा और तीसरा इसके बनेगा। तो मतलब है कि इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। कि तो मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपका स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर, ये हो गया भाई, A हो गया, इसको B कर लीजिए तो ये C and D हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये हो गया आपका M हो गया, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम A हो गया, और यहाँ पे आप C कर लीजिए तो ये बचेगा आपका B and D हो गया। और तीसरे स्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बात करें तो ये M हो गया, ठीक है भाई, और फिर इसके बाद में आपका A हो गया और D यहाँ पे कर लीजिए तो B और C यहाँ पे हो जाता है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बन जाते हैं। किस फॉर्म में, यहाँ पे आपको सिस एंड ट्रांस नहीं यूज करना है, E एंड Z के फॉर्म में आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। E एंड Z का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हैवियर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर सेम साइड है तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, Z फॉर्म हो जाएगा। अगर अपोजिट फॉर्म में है तो कौन सा फॉर्म चला जाएगा, ये आपका E फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अभी तक जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स लिए हैं इन सभी कॉम्प्लेक्सेज में आपने देखा होगा कि मैंने यूनिडेंटेट लिगेंड्स ही लिए हैं। चलिए हम बात करते हैं उन कॉम्प्लेक्सेज में जिसमें से डाइडेंटेट लिगेंड्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर फोर्थ कॉम्प्लेक्स के बारे में बातचीत करते हैं। कैसा कॉम्प्लेक्स रहेगा आपका, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, बट इसमें आपका डाइडेंटेट AB, ठीक है भाई, AB और ये ट्वाइस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो AB एक ऐसा डाइडेंटेट लिगेंड्स है, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स है, क्योंकि इसमें 2 डोनर एटम है और दोनों डिफरेंट है, ठीक है भाई, ये पार्ट। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसके सिस एंड ट्रांस के फॉर्म के बारे में बात करूं तो लीजिए ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है। स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं तो ये A हो गया और ये B हो गया, डाइडेंटेट है तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर भी आपका A और ये B हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम, तो ये सिस फॉर्म हो जाता है, ये सिस फॉर्म हो गया। अच्छा, मैं ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करूँ, ये M हो गया, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर हम ड्रा कर लेते हैं तो ये हो गया आपका ये ज्योमेट्री, तो A इधर कर लीजिए, ये B इधर कर दीजिए और इसको आप स्विच कर दीजिए, ठीक है, ट्रांस करने के लिए। तो ये B इधर हो जाएगा, A इधर हो जाएगा। तो अब देखिए भाई, ये जो B जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी अपोजिट में और ये A ये भी आपकी अपोजिट में है, तो ये हो जाता है आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो इस तरह से इसमें सिस एंड ट्रांस बनेगा मन, तो इसमें सिस एंड
ट्रांस का कॉन्सेप्ट आप नहीं यूज करेंगे, मतलब नेमिंग ऑफ सीस एंड ट्रांस कैन नॉट बी यूज इन दिस कॉम्प्लेक्स। है स्क्वायर प्लानर शो करता है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, बट सीस एंड ट्रांस नहीं यूज होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग फोर्थ टाइप ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है आपका हो गया MAB, ये डाइडेंटेट लिगेंड्स यहाँ पे कर दिया मैंने AB, ठीक है। ये आपके डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स है और ये हो गया आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स। तो टोटल कितना हो गया 2 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, टोटल कोऑर्डिनेट्स नंबर 4। चलिए अब इसके बाद में हम बात करते हैं ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है भाई। तो ये आपका सेंट्रल मेटल एटम हो जाता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये आपके डाइडेंटेट लिगेंड्स है, तो A यहाँ पे B यहाँ पे कर दिया, तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है भाई। अच्छा A एंड B आपने यहाँ पे रख दिया, A एंड B हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये आपकी डिफरेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम नहीं हो रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये कैपिटल A है और ये स्मॉल A है, ये डिफरेंट है भाई। अब ध्यान दीजिए ये स्मॉल A है, ये कैपिटल ये दोनों सेम नहीं है। ये आपका लिगेंड डिफरेंट है, ये डोनर साइड डिफरेंट है, ये डोनर साइड डिफरेंट है, ये डोनर साइड डिफरेंट है और ये डोनर साइड डिफरेंट है, ठीक है। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। तो यहाँ पर अगर कम्प्लीटली डिफरेंट है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, ENZ, मतलब है कि इनमें आप सीस एंड ट्रांस फॉर्म की नेमिंग नहीं करेंगे, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। ये हो गया आपका दूसरा ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। AB आप ये इसको फिक्स करके रखिए और इसको आप फ्लिप कर दीजिए, ठीक है। तो ये B इधर हो जाएगा, A इधर हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर फ्लिप करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से आपको ENZ फॉर्म में कॉम्प्लेक्सेस मिल जाएंगे। मतलब इस कॉम्प्लेक्सेस के आपको 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म मिल जाएंगे, किस फॉर्म में, सीस एंड ट्रांस के फॉर्म में नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। अच्छा इसके बाद में कुछ आप लोगों ने ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स के बारे में जब नॉमेनक्लेचर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस पढ़ा होगा वहाँ पर देखा होगा, ठीक है। डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस की नेमिंग कैसे करते हैं। कुछ डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्म में रहते हैं, वो भी आपके क्या शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। चलिए यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ 6th टाइप ऑफ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई। तो डाई न्यूक्लियर्स यहाँ पर लिख देता हूँ, डाई न्यूक्लियर्स कॉम्प्लेक्सेस कंडीशन क्या है, डाई न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग ब्रिज्ड लिगेंड्स, ठीक है भाई। ये हो गया आपका ब्रिज्ड लिगेंड्स। जो ब्रिज्ड लिगेंड्स अगर इनके पास में है तो ये शो कर देते हैं आपके क्या, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। फॉर एग्जांपल जैसे कि सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है भाई, एक सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे हो गया, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में हो जाएगा आपका, या हो जाएगा आपका कौन सा, ये ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक है। ब्रिजिंग लिगेंड्स ये कर दिया मैंने, N कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं, N हो गया ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पे जो आपके लगे हैं यूनिडेंटेट लिगेंड्स लगे हैं, यहाँ पे आपने A कर लिया, ये B कर लिया, यहाँ पे कर लिया आपने A कर लिया और ये B कर लिया, ठीक है भाई। तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया भाई, ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये हो गया। 2 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस है, एक ये है और एक ये है। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, इस कॉम्प्लेक्स में अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है ये सिस फॉर्म है या ट्रांस फॉर्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, तो इसमें अगर आप देखें, अगर मैं ओवरऑल दिस इंटायर पोर्शन को मान लेता हूँ, ये इंटायर पोर्शन को मान लीजिए एक सेंटर मेटल एटम कंसीडर कर लेता हूँ, एक बड़ा सा सेंटर मान लेता हूँ, एक पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से ये लिगेंड्स आपके अटैच हैं, ठीक है भाई। तो इसमें अगर आप देखें जो A है और ये A है एडजेसेंट टू ईच अदर, ठीक है, नेक्स्ट टू ईच अदर, तो कौन सा हो गया, सिस फॉर्म। इसमें B भी आपका एक ही साइड हो गया, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा आपका, सिस फॉर्म हो जाएगा। अच्छा दूसरा पार्ट, अगर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या करेंगे, एक को स्विच कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका हो गया M हो गया, यहाँ पर भी आपका M हो गया, ये आपके ब्रिजिंग लिगेंड्स हो जाते हैं, तो जो दोनों सेंट्रल मेटल एटम को कनेक्ट करेंगे, यहाँ से आप A कर देंगे, B हो जाएगा और ये B हो जाएगा, ये A हो जाएगा, इसको आप स्विच कर दीजिए तो ट्रांसफॉर्म मिल जाएगा। इसको आप कनेक्ट कर दीजिए, ये कनेक्ट हो गया, ठीक है, ये कनेक्ट कर दीजिए, ये हो गया भाई, ठीक है भाई। तो A के अपोजिट में B के अपोजिट में भी अगर मैं इस इंटायर पोर्शन को एज ए सेंट्रल मेटल एटम एक बड़ा सा सेंटर मान लेता हूँ, तो ये हो जाता है आपका ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। तो इस तरह से स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस में जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आप ऐसे निकाल सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इनकी ज्योमेट्री, और ये भी निकाल सकते हैं कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए शुरुआत में जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस
डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। अब देखिए भाई, ये जितने भी पॉइंट्स हैं मैं कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है किसी कॉम्प्लेक्स का, तो वो तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या तो स्क्वायर प्लानर हो सकता है। आप देखिए भाई, इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं वो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं बट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। ठीक है भाई। अब स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज वो होते हैं जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं बट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, मतलब उल्टा, एक दूसरे के ऑपोजिट में। ठीक है भाई। अच्छा, जो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, कुछ कंडीशन है, एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत रेयर कंडीशन है, ऐसी कंडीशन आपको नॉर्मली देखने को नहीं मिलेंगी। कुछ ऐसे स्पेशल कंडीशन है, अगर जो लिगेंड्स अटैच होते हैं, जो लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होते हैं, किनमें, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज में, अगर उन लिगेंड्स में कायरल सेंटर प्रेजेंट है, कायरल सेंटर प्रेजेंट है, मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। ऐसे लिगेंड्स आपको बहुत ही कम मिलेंगे, बट फिर भी मैं कंडीशन आपके साथ में शेयर कर लेता हूँ। वो कंडीशन जिसमें स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेज भी आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हैं। ठीक है भाई। चलिए कंडीशंस के बारे में बात करते हैं जिसमें से स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस शो करते हैं आपके ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो चलिए सबसे पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है भाई, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस in which ligands have chiral centers so optical isomerism। ठीक है भाई, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चलिए लिगेंड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं खासतौर से। अच्छा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ग्लाइसिनेट आयन, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2, ये हो गया आपका NH2 और ये हो गया आपका COO-। ठीक है, ये डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड है भाई, डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड्स। ये डोनर साइड और ये डोनर साइड दोनों डिफरेंट है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो एक भी सेंट्रल एटम, एक भी एलिमेंट कायरल नहीं है, क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच नहीं है। अच्छा, मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर देता हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये H कर दिया, ये H कर दिया। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें कर दिया मैंने NH2, ये तो सेम रहेगा, और ये आपका COO- हो गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिए, अगर मैं एक हाइड्रोजन को इस कार्बन से मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता हूँ, इसको मैंने हटाया और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो अब बताइए इन दोनों लिगेंड्स को अगर आप कंपेयर करें तो इन दोनों लिगेंड्स में कौन सा आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा? ये आपका लिगेंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। वाई? बिकॉज इसमें अगर आप देखें, ये जो आपका कार्बन है तो ये कायरल सेंटर हो गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है डिफरेंट हो जाती है। इसमें अगर आप देखें, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों सेम हो जाती है, इस वजह से ये कायरल सेंटर नहीं है। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाए जिसमें से जो लिगेंड्स में जो आपके एटम्स होते हैं वो आपके कायरल सेंटर की तरह बिहेव करें। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिगेंड्स सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है और वो कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, तो ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा। कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं, तो इस वजह से मैंने बोला कि जर्नली स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, परंतु कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें से ये शो करते हैं, परंतु ये कंडीशंस आपकी रेयर है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हो गया है। यहाँ पे अगर देखिए, इसमें अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन को यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो एक हाइड्रोजन हटाएंगे और यहाँ से मिथाइल ग्रुप आपने लगा दिया। कुछ ऐसा सिचुएशन, ऐसा अरेंजमेंट हुआ, तो ये आपका लिगेंड्स कैसा हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। जिस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच होगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो वो भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो लिगेंड्स है इसको आप बोलते हैं एलिनो बोलेंगे। ठीक है भाई, और इसको आप बोलते हैं ग्लाइसिनेट आयन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है भाई। अच्छा, इससे बना हुआ एक स्ट्रक्चर जैसे मैं ले लेता हूँ प्लैटिनम, और ये हो गया आपका एलिनो हो गया, और ये उल्टवाइस हो गया। इसमें अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, इस ओवरऑल लिगेंड्स में नेगेटिव चार्ज कितना 1 है, तो अगर इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज ये ट्वाइस लगा हुआ है तो -2, तो उधर जाएगा तो +2, तो मतलब क्या है, इस सेंट्रल मेटल एटम जो आपका प्लैटिनम दिया है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अच्छा, स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये आपका प्लैटिनम हो गया। ठीक है, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस बनाना है भाई। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये डोनर एटम है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया NH2 और ये आपका
COO, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे देगा, ठीक है। अच्छा, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन, और इससे आपका Me हो गया, और ये आपका हो जाता है H हो गया, ठीक है। अच्छा, इधर भी तो लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने कर दिया NH2, ये आपका COO, तो ये इसने ऐसे बॉन्ड फॉर्म किया। इसके बाद में ये C हो गया, और यहाँ से आप Me लगा दीजिए, मिथाइल, और यहाँ से H कर दिया, इसको ये हो गया, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री देखने के लिए, ठीक है भैया, ऐसा कर दिया। अच्छा, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें तो जो काइरल सेंटर हैं, कितने काइरल सेंटर है, एक काइरल सेंटर यहाँ पे लगा हुआ है और एक काइरल सेंटर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, और हर एक काइरल सेंटर का दो फॉर्म होता है, एक डी फॉर्म होता है और ये आपका एल फॉर्म होता है। आप लोगों ने ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, ये पोर्शन आप लोगों ने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है। तो इसके दो फॉर्म, इसके दो फॉर्म, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे आपके 4। ये तो वो भी फार्मूला यूज कर सकते हैं 2 to power n, और काइरल सेंटर कितने हो गए 2, तो 2 to power 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक और लिगेंड्स के बारे में बात करते हैं, जो आपका न्यूट्रल लिगेंड्स है। कैसा? डाइडेंटेड न्यूट्रल लिगेंड्स, बहुत ही कॉमन लिगेंड्स है। इथाइलिन डाइअमाइन, जैसे आपका CH2 हो गया, ये NH2 हो गया, ये CH2 हो गया, और ये हो जाता है आपका NH2। ध्यान दीजिए, इसमें भी अगर मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूं, अब देखिए इसमें से तो कोई भी एक कार्बन ले लीजिए, इस कार्बन के पास में 2 हाइड्रोजन हैं, परंतु अगर मैं एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दूं किससे, मिथाइल ग्रुप से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, ये C हो जाएगा, ये H हो जाएगा, इसको आप मिथाइल कर दीजिए Me, इसको H कर दीजिए, ये आपका NH2 हो गया, और ये आपका CH2 रखा हुआ, ये आपका NH2 हो गया। अब देखिए भाई, दोनों को कंपेयर कर लीजिए, तो क्या ये कार्बन आपका काइरल कार्बन है? यस, ये काइरल कार्बन है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट, ये भी आपकी डिफरेंट, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिफरेंट, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी डिफरेंट, 4 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच है, ठीक है भाई। तो ये आपका काइरल सेंटर हो गया। तो एक ऐसा लिगेंड्स है, एक ऐसा लिगेंड्स हो गया भाई, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव लिगेंड हो गया। और जब कभी भी किसी स्क्वायर प्लान कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड्स प्रेजेंट होगा, तो वो कॉम्प्लेक्स भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए, यहाँ पर हम लोग जो डिस्कशन था, लाइक फाइंडिंग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो ये पार्ट हम लोग कंक्लूड करते हैं। अब इसके बाद में हम स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो चलिए मैं यहाँ पर टाइटल डाल देता हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को मैं लिख देता हूँ GI, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को मैं लिख देता हूँ OI, ठीक है भाई। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है भाई, और इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होता है 6, ठीक है भाई। चलिए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में कैसे सिस एंड ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में देख लेते हैं कि सिस एंड ट्रांसफॉर्म कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब देखिए भाई, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का ज्योमेट्री सबसे पहले हम बना लेते हैं। जैसे आपका ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है भाई, और ये हो गया ऑक्टाहेड्रल का कुछ ज्योमेट्री आपका कुछ ऐसे होता है, ये देखा होगा, ठीक है भाई। चलिए मैं यहाँ पे नंबरिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने कर दिया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 6 हो गया। ये लिगेंड्स लगे हुए हैं भाई। अच्छा, इस स्ट्रक्चर में जितनी भी जो ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की इसी फॉर्म में मिलेगी, और लिगेंड्स की पोजीशन ऐसे ही रहेगी, ठीक है भाई। तो अब देखिए, इसमें अगर मुझे सिस एंड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो जो सिस फॉर्म होगा भाई, ध्यान दीजिए, सिस फॉर्म, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, सेम लिगेंड्स लगे हुए हैं, सेम लिगेंड्स एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर है, एडजेसेंट है, मतलब तो ये सिस फॉर्म हो जाएगा, एक सिस फॉर्म ये होगा। अगर ये दोनों सेम है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, ये हो गया सिस फॉर्म। अगर ये दोनों सेम है 3 4, तो ये भी आपका सिस फॉर्म हो जाएगा। 4 and 1 ये भी आपका सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लेन है भाई, ये स्क्वायर प्लेन, अगर खास तौर से इसको मैं निकाल दूँ, इसको निकाल दूँ, तो स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो प्लानर स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये एक प्लेन ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ये हो गया, ठीक है। इसमें से क्या हो गया, अगर मुझे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है तो एक लाइन ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक ऊपर की ओर जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है,
ये हो गया अबव द प्लेन और ये हो गया आपका बिलो द प्लेन। ये लाइन हो गया अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन और ये आपका हो गया प्लेन हो गया, ठीक है, ये बना दिया। तब ध्यान दीजिए यहाँ पे कुछ ग्रुप ऑफ आइटम्स लगे हुए हैं लिगेंड्स के फॉर्म में, ये कॉर्नर में, ये जो कॉर्नर में लगे हुए, ये कॉर्नर में आपके आइटम्स लगे हैं, ये लिगेंड्स लगे हैं। अच्छा, अगर यहाँ पे एक अबव द प्लेन, एक अगर यहाँ से एक्सेस जा रहा है, एक बॉन्ड जा रहा है और यहाँ पे एक आइटम्स लगा हुआ है, लिगेंड्स लगा हुआ है। अब देखिए ये भी प्लेन में भी है और ये लिगेंड्स भी प्लेन में ही है, ठीक है। ध्यान दीजिए यहाँ पे लगा हुआ लिगेंड्स इस पोजीशन में जहाँ पे टॉप में पकड़े हुए हों, ये लिगेंड्स अगर यहाँ पे जो लिगेंड्स है और यहाँ पे कॉर्नर में जो लिगेंड्स हैं अगर सेम हो जाता है, वो भी आपका सिस फॉर्म ही होगा, क्योंकि ये भी प्लेन में है और ये भी आपका प्लेन में ही है। भाई ये एक्सेस है तो अबव द प्लेन है, पर द प्लेन में तो है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। मतलब ये है कि अगर ये लिगेंड्स और ये जो कॉर्नर में जो लिगेंड्स लगे हैं अगर सेम हो जाते हैं, कुछ ऐसा, अगर ये सेम हो जाता है तो सिस फॉर्म, अगर ये सेम हो जाता है तो सिस फॉर्म, अगर ये सेम हो जाता है तो सिस फॉर्म, अगर ये सेम हो जाता है तो सिस फॉर्म, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए अगर 1-5 सेम लिगेंड्स हैं सिस फॉर्म, 2-5 सिस फॉर्म, 3-5 सिस फॉर्म, 4-5 भी सिस फॉर्म। सिमिलरली अब एक ये बिलो द प्लेन भी तो आपका एक लिगेंड्स लगा हुआ है, 2-6 सिस फॉर्म, 3-6 सिस फॉर्म, 1-6 सिस फॉर्म, 4-6 सिस फॉर्म, ठीक है भाई। तो देखिए कितने सिस फॉर्म बन करके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक हो जाएगा 2-6 भी सिस फॉर्म होगा, ठीक है, 3-6 भी सिस फॉर्म होगा, 1-6 भी सिस फॉर्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 4-6 भी सिस फॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अब हम बातचीत करते हैं ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस है तो यहीं लिख लेते हैं, ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। अब देखिए ट्रांसफॉर्म में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक दूसरे के अपोजिट में लोकेट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है कि मान लिया जाए कि एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके अपोजिट में होंगी, अपोजिट में, तो क्या ये ट्रांसपोजिशन होगा। तो 1 और 3, ये जो आपका 1-3 होगा क्या होगा ट्रांसपोजिशन। यहाँ पे अगर आप देखें 2 और 4 ये भी आपका हो जाएगा ट्रांसपोजिशन। अब ध्यान दीजिए भाई, ये जो लाइन ऊपर जा रहा है जो 5 लिगेंड्स लगा हुआ है और यहाँ पे जो नीचे है तो ये अबव द प्लेन ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये बिलो द प्लेन ये डाउन जा रहा है, ये अबव द प्लेन ये बिलो द प्लेन, एक दूसरे के अपोजिट हो गए ना भाई, अबव द प्लेन और दूसरा बिलो द प्लेन, एक दूसरे के अपोजिट। मतलब दिस वन, ये दोनों लिगेंड्स अगर सेम है परंतु ये एक दूसरे के अपोजिट में हैं तो ये भी आपका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल पार्ट, ठीक है, बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जब कभी भी हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरेज में हम निकालें तो इन कंडीशंस को आपको दिमाग में रखना है, इन पॉइंट्स को आप कंसीडर करें और फिर इसके बाद में आइडेंटिफाई करें कि ये सिस फॉर्म बना रहा है कि ट्रांसफॉर्म बना रहा है, ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगर मैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करूँ, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस होने के लिए, ठीक है भाई, इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कायरल सेंटर तो नहीं मिलेगा भाई, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सेस नहीं है जिसमें कायरल सेंटर आपको मिले, ठीक है भाई, बहुत ही रेयर रहेंगे। अगर हैं 1-2 कंपाउंड्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कायरल सेंटर कैसे मिलेगा और वो ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में कैसे शो करता है, ठीक है भाई। तो अगर कॉम्प्लेक्सेस में आपको ये देखना है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो वो आपका ऑप्टिकल आइसोमरेज में शो करेगा, ठीक है भाई। तो चलिए अब हम बातचीत करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में ध्यान दें, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिया है Ma6, एक क्या है आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया है, या तो आपका दिया हुआ Ma5B दिया हुआ है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है,
या आपका दिया हुआ है Ma4B2 दिया हुआ है, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। तो इन कॉम्प्लेक्सेज में ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री ये जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, कैसे कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल, इन सभी में अगर आप देखें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 4 + 2 = 6 है। तो ये जितने भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज अगर इस फॉर्मेट में दिए हों तो ये होते हैं आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री, ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई, ये हो गया ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, ये पार्ट अगर आप देखना चाहें तो चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे ये कंपाउंड में ले लेता हूँ। ये आपका हो गया M कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ, A4 और ये B2 हो गया। ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये आपके यूनिडेंटेड लिगेंड्स लगे हुए हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करूँ, ठीक है, तो ज्योमेट्री हम ड्रा कर लेते हैं। ठीक है भाई, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, ये कुछ ऐसा रहेगा। अब देखिए A4 दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने A लगा दिया, ये A लगा दिया, यहाँ पे A लगा दिया, ये B लगा दिया, ये B लगा दिया, और यहाँ पे कितना A हो गया, ये हो गया भाई। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये भी आपका सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये भी आपका सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये भी आपका सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ये हो गया आपका सिस फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिए। अच्छा, दूसरा पार्ट, अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करूँ, ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया B, ये भी हो गया B, ये हो गया A, ये A और ये A हो गया और ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म। हाँ, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू A ये सिस फॉर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू A ये सिस फॉर्म है, विथ रिस्पेक्ट टू A ये सिस फॉर्म है, बट विथ रिस्पेक्ट टू B ये ट्रांसफॉर्म है, क्योंकि B अबव द प्लेन और ये B सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है भाई, ये आपका सिस फॉर्म दिया है, ये आपका ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, एक एक फॉर्म हमने लिख दिया, ये हो गया आपके क्या हो गया, कौन से आइसोमर्स, ये आपके हो जाते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इनके ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात करूं, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं, क्या ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो करेंगे, तो ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक डायगोनल प्लान ड्रा कर देता हूँ कुछ ऐसा, ठीक है, एक लाइन में यहाँ से ड्रा कर दिया और एक लाइन मैंने यहाँ से ड्रा कर दिया, ये डायगोनल प्लान बन गया। ठीक है भाई, अच्छा, इस डायगोनल प्लान के दोनों साइड अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम लोगों ने देखा था ना भाई, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री उसको स्लाइस कट करते हैं इक्वल पार्ट्स में तो क्या हो गया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अगर दोनों पार्ट सेम हो जाते हैं तो क्या हो गया, दे विल बी सुपर इम्पोजिबल, दे विल बी सुपर इम्पोजिबल। अगर दोनों ग्रुप आपके सेम हो जाते हैं, अगर उस प्लेन से अगर दोनों ग्रुप दो पार्ट्स निकलते हैं अगर दोनों सेम हैं तो वो आपका हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। सेम पार्ट अगर मैं इस डायगोनल के बारे में बात करूँ, ये जो आपका डायगोनल हो गया, ये आपका जो डायगोनल प्लान हो जाता है, तो इसके दोनों साइड अगर आप देखें तो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी हुई है, मतलब ये दोनों आपके सेम हो गए, मतलब विल बी सुपर इम्पोजिबल, मतलब है कि ये आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, सुपर इम्पोजिबल हो गया ना भाई। सिमिलरली इसमें भी ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ से एक डायगोनल प्लान बना लिया, एक डायगोनल प्लान यहाँ से बना लिया, ठीक है, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ये पार्ट हो गया, ये डायगोनल प्लान बन गया। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा भाई, ये दोनों सेम हैं, ये दोनों सेम हैं। इस डायगोनल प्लेन के दोनों साइड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सेम है, मतलब है कि ये भी आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये दोनों कॉम्प्लेक्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए भाई। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है मतलब है दे विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, यही सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट में दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है या इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, तो दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, मतलब दे डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये पार्ट तो बहुत क्लियर हो गया, हम सिस एंड ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं और ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए मैं कुछ और भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ।
जो सेकेंड कॉम्प्लेक्स है आपका, यहाँ पे डाल देता हूँ आपका MA2B2 और ये C2 हो गया। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 + 2 + 2 = 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब देखिए हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं सिस एंड ट्रांस के बारे में, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये स्ट्रक्चर ड्रा कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने A कर दिया, ठीक है, और ये भी आपका A हो गया, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे मैंने B कर दिया, ये भी आपका B हो गया, और ये कर दिया C, और ये भी आपका C हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो क्या ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका है सिस फॉर्म, सिस फॉर्म, ये हो गया आपका सिस फॉर्म, ठीक है, ये सिस फॉर्म बनेगा। अच्छा, इसी का एक और कॉम्प्लेक्स अगर मैं बनाऊँ, जैसे हो गया आपका ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है भाई, यहाँ पे मैंने कर लिया A और ये आपका A कर लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैंने कर लिया B, यहाँ पे कर लिया मैंने B, यहाँ पे C कर लिया, यहाँ पे C कर लिया, कुछ उल्टा सीधा अरेंजमेंट कर दिया। ऐसे भी कर भी तो सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूँ, जैसे कुछ ऐसे बनता है आपका ये सेंट्रल मेटल एटम, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर लिया B और ये भी आपका कर लिया B, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई। और इसको मैंने कर लिया C, ये भी C हो गया, और ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है, कुछ ऐसा अरेंजमेंट, ठीक है भाई। हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दोनों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसके बारे में बात करता हूँ। ये भाई कौन सा फॉर्म है आप मुझे बताइए? सिस फॉर्म है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, ठीक है, ये भी सेम और ये भी सेम, सिस फॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें बताइए आप, इसमें अगर आप देखें ये कौन सा फॉर्म है? ये आपका हो जाएगा, इसमें अगर आप देखें ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट में हैं, तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा भाई? ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये अबव द प्लेन B है और B ही आपका बिलो द प्लेन है, तो ये भी आपका हो जाता है ट्रांसफॉर्म, ये हो गया ट्रांसफॉर्म, ठीक है भाई। और भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अच्छा, मैं अगर इन स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, अगर मैं इन स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिए। अच्छा, इन दोनों के बारे में अगर कंपेयर करना चाहें तो दोनों डिफरेंट है। ये BC तो ठीक है, ये AC नहीं, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब देखिए ये AC हो गया और ये AB है, ये BA हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसी वजह से सिस एंड ट्रांस हो जाता है। अब देखिए क्या इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अगर मैं इसको कट करना चाहूँ इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पर A है, यहाँ पर BC इक्वल पार्ट्स में। अच्छा, अगर मैं डायगोनल प्लान बनाना चाहूँ, ये पार्ट अगर मैं लेना चाहूँ तो AC डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ से डायगोनल प्लान बनाना चाहूँ तो ये AB है, तो नहीं बनेगा, तो मतलब ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ, ध्यान दीजिए। इसमें अगर मैं एक डायगोनल प्लान बनाता हूँ, ये कुछ ऐसा आप करिए, इसको आप इससे कनेक्ट करिए, आप इससे कनेक्ट करिए, तो ये डायगोनल प्लान बन गया, ठीक है भाई, ये डायगोनल प्लान आपने बना दिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस दोनों प्लेन के दोनों साइड सेम है, मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया भाई, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ध्यान दीजिए। अच्छा, मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ध्यान दीजिए, तो इसमें क्या है, अगर मैं, ठीक है, डायगोनल प्लान के बारे में बात कर लेते हैं। एक लाइन यहाँ से ये लाइन खींच दीजिए, ये आप कनेक्ट करिए, ये सेंटर इसको कनेक्ट करिए। अगर ये डायगोनल प्लान है मेरे लिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम हो जाती है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब ये दोनों कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को नहीं शो करेंगे, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये चीज़ आप दिमाग में रखें कि खासतौर से जो दो कॉम्प्लेक्सेज होते हैं, जो कॉम्प्लेक्सेज, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आपको निकालना है, परंतु उसमें से आपको ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी निकालना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज में कुछ ही कंपाउंड है जो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करते हैं, परंतु कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेज ये दोनों शो करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है। तो इस कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया। अच्छा, एक और कंपाउंड में ले लेता हूँ, थर्ड कंपाउंड।
जैसे मान लीजिए A3 और ये B3 हो गया। अभी तक जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल के लिए इन सभी कॉम्प्लेक्सेज में मैंने केवल यूनिडेंटेट लिगेंड्स लिए हुए, ये भी आपकी यूनिडेंटेट लिगेंड्स है। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, ठीक है भाई, तो ये आपका M हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, ये हो गया A3 A यहाँ पे A कर दिया, और ये B और ये B और ये B यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये आपका सेज फॉर्म हो गया। ये भी सेम, ये भी सेम, ये B और ये भी आपका सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, सेज फॉर्म हो जाता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप दिमाग में रखें, अगर आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ज्योमेट्री आपकी ऐसी आती है। अब देखिए भाई, अगर मैं इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, इस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, ये पार्ट, ठीक है, ये तो यहाँ से आप शेड कर दीजिए, ये शेडेड पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्या भाई, ये फेशियल जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, तो ये इसको आप बोलते हैं फेशियल फॉर्म। ये हो गया फेशियल फॉर्म, ये हो गया फेशियल फॉर्म, ठीक है। सिमिलरली इसमें अगर आप देखें तो अगर इस पॉइंट को कनेक्ट कर देंगे और इस पॉइंट को आप ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो एक ये फेशियल फॉर्म बनेगा। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये फेशियल फॉर्म हो जाता है। अच्छा, एक और, अगर मैं ये तो आपका सिस फॉर्म था भाई, ये सिस फॉर्म, ठीक है। अगर मैं ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने आपका M ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ B, ये B और ये B हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया और ये हो गया, ठीक है। क्या ये ट्रांसफॉर्म है, ये A अबव द प्लेन और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिलो द प्लेन, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अच्छा भाई, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये सेम है पूरा। तो ये अगर ये शेडेड पार्ट कर देते हैं, ये पूरा सेम हो गया ना, ये पूरा, तो इसे आप बोलते हैं मेरीडोनल फॉर्म, ये हो गया। ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपका सेम रहेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फेशियल में सेम रहेगा, ये तीनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये तीनों लिगेंड्स आपके सेम रहेंगे, ये तीनों आपके सेम रहेंगे। तो ये हो जाता है मेरीडोनल फॉर्म, ये हो जाता है आपका फेशियल फॉर्म, ठीक है। तो इसको फैक्ट फॉर्म भी बोलते हैं, इसको मर फॉर्म भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं। तो ये सीशन ट्रांस हो गया और ये आपका मेरीडोनल एंड फेशियल फॉर्म हो जाता है, ठीक है भाई। चलिए इसके बाद में हम लोग फोर्थ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे आपका MABCDEF, ये हो गया भाई। इसमें अगर आप देखें तो कायरल सेंटर आपको देखने लगेगा। जितने भी लिगेंड्स इस सेंट्रल मेटल एटम से अटैच हैं वो सभी के सभी आपके यूनिडेंटेड है और सभी के सभी डिफरेंट हैं। तो ये क्या कायरल सेंटर होगा, ठीक है, कायरल सेंटर होगा। क्या ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अब ध्यान दीजिए भाई, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ, ठीक है भाई, तो ये सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका A हो गया, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, B कर लिया, ठीक है भाई, और ये कुछ ऐसे कर लेते हैं, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, ये B कर लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने कर लिया C के अपोजिट में एक बार D कर लेता हूँ, एक बार मैं F कर लेता हूँ, नहीं D के बाद में E कर लेते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, और फिर इसके बाद में F कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, अबव द प्लेन A है, बिलो द प्लेन B है, ठीक है भाई, अबव द प्लेन A है, बिलो द प्लेन B है, ठीक है। और इस कॉर्नर में मैं C रखता हूँ, इसके अपोजिट में एक बार D किया और दूसरी बार E किया और तीसरी बार F किया, ठीक है। तो यहाँ से मुझे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिलेंगे, मुझे 3 मिल जाएंगे। एक तो ये मिलेगा, एक तो दूसरा ये मिलेगा और एक ये तीसरा ये मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जितने भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, यहाँ पर सीस एंड ट्रांस नहीं यूज करेंगे। ध्यान दीजिए, जितने भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हैं। E एंड Z में चले जाइए आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में अगर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है भाई। और ये जितने भी फॉर्म बन रहे हैं ये सभी के सभी हैं ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि ये रखा है आपका कायरल सेंटर्स, ये सभी के सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मिल रहे हैं 3 और ये हैं आपके ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट, अगर मैं A रखता हूँ, यहाँ पर मैंने
सी कर लिया। अच्छा, मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ कितने यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने एनांसोमर्स बन सकते हैं, कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं, कितने स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सिचुएशन क्रिएट करना है। अब देखिए भाई, दूसरा जो अरेंजमेंट जो हम कर सकते हैं, तो यहाँ पे ए कर लिया, अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे सी कर लिया। ठीक है, ए बी तो हो गया, अब ए सी कर लेते हैं। ठीक है भाई, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी कर लिया। ठीक है, ए सी तो लगा हुआ है, बी भी होगा, तो एक बार मैंने डी कर लिया, यहाँ पे डी कर लिया आपने। ठीक है, डी और फिर इसके बाद में ई कर लिया, और फिर इसके बाद में आपने एफ कर लिया, तो इसके भी 3 फॉर्म हो जाएंगे, बी डी, बी ई और बी एफ, तो इसके भी 3 फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा यहाँ पे ये ए हो गया, ए के बाद में आपने डी कर लिया, डी हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने बी कर लिया भाई, बी। ठीक है, बी के बाद में यहाँ पे सी कर लिया, ई कर लिया और ये एफ कर लिया। ठीक है, 1 2 और 3, इसके भी 3 फॉर्म हो जाएंगे। अच्छा, एक और यहाँ पे ए कर लिया और डी हो गया, और यहाँ पे आपने ई कर लिया। ध्यान दीजिए भाई, तो यहाँ पे मैंने बी हो गया, बी के बाद में यहाँ पे आपने सी कर दिया, फिर इसके बाद में डी कर लिया और यहाँ पे आपने एफ कर लिया। ठीक है, इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे, ऑफकोर्स 3 फॉर्म बनेंगे। जब आपने ए ई लिया हुआ, ये पोजीशन आपकी फिक्स हो गई, एक बार बी सी, एक बार बी डी, एक बार बी एफ। अगर आपने बी सी लिया तो डी एफ यहाँ पे आ जाएंगे, अगर आपने बी डी लिया तो सी एन एफ यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है ना भाई, ये अरेंजमेंट आप करते जाइए। अच्छा, एक और फॉर्म ए एफ वाला ले लेते हैं, लास्ट वाला। तो यहाँ पर एम हो गया, ठीक है भाई, ए हो गया, ये एफ हो गया, तो यहाँ से आपने किया बी, तो यहाँ पे सी हो सकता है, डी हो सकता है, ये ई हो सकता है। ठीक है, अगर आपने बी सी लिया तो डी ई यहाँ पे आएंगे, आपने बी डी लिया तो सी ई यहाँ पे आ जाएंगे, आपने बी ई लिया तो सी डी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्म, क्योंकि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है भाई, इसके 3 फॉर्म, इसके 3 फॉर्म, इसके 3 फॉर्म, इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसके भी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। 3 5 जा 1 2 3 4 5, 3 5 जा 15 जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो कितने बन जाएंगे भाई, 15 हो जाएंगे। और जितने भी हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ठीक है भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स जो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसके 2 फॉर्म होते हैं, एक डी फॉर्म होता है और इसका एक मिरर इमेज एल फॉर्म चला जाता है। तो अगर 15 ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं तो इनका मिरर इमेज भी आपका कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। हर एक कॉम्प्लेक्स का अपना एक मिरर इमेज होगा। एक कॉम्प्लेक्स अगर डी फॉर्म में है तो उसका मिरर इमेज कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, वो डी एल फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्सेस दिए हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे आपके, टोटल 15। और 15 कॉम्प्लेक्सेस का मिरर इमेज भी 15, तो टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने बन जाएंगे, 15 + 15 इक्वल टू क्या हो जाएंगे भाई, यहाँ पर हो जाते हैं 30। तो जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 15 + 15 इक्वल टू ये 30। ठीक है, एनांसोमर्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे एनांसोमर्स। एनांसोमर्स क्या होते हैं, जो मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजेबल। ठीक है, तो इसमें अगर आप पूछें एनांसोमेरिक पेयर पूछें, तो पेयर में अगर आप पूछें तो 15 हो जाएंगे, 30 / 2, तो जितने पेयर होंगे 15 आ जाएंगे। एनांसोमर्स कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 15 + 50, 15 + 15, 50 नहीं, 15 + 15 इक्वल टू 30 हो गया। एनांसोमर्स कितना हो गया, 30 हो गया। एनांसोमेरिक पेयर कितना हो गया, 15 हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जितने भी ऑप्टिकली एक्टिव हैं, तो आप चले जाइए ऑप्टिकल आइसोमर्स में। तो ये है आपका एग्जाम्पल ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जिसमें से हम ज्योमेट्रिकल एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के बारे में बात करते हैं। अच्छा, जितने भी मैंने अभी तक एग्जाम्पल्स लिए हैं, इन सभी एग्जाम्पल्स में जितने भी लिगेंड्स लगाए हुए हैं, ये सभी के सभी थे आपके यूनिडेंटेट लिगेंड्स। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिसमें से आपके डाइडेंटेट लिगेंड्स लगे हुए हैं।
फिफ्थ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है आपका MA और ये A हो गया और ये क्यूब हो गया। ये डाइडेंटेड सिमेट्रिकल लिगेंड्स है भाई, दोनों डोनर साइड आपकी एक जैसी है। तो 2 × 3 = 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, मतलब ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है भाई, अब देखिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है भाई, और ये प्लानर हो गया और ये हो गया आपका अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ठीक है भाई, ये दो बॉन्ड बनाएंगे तो क्या करता हूँ, ए यहाँ पे कर दिया, ठीक है, ये हो गया, ए यहाँ पे कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कर लेते हैं ए और ए। ठीक है भाई, दो बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, ये पार्ट हो गया। अच्छा, तो ये कौन सा फॉर्म है, इसमें अगर आप देखें तो ये सेम प्लेन में, ये भी आपका और ये भी आपका सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या मैं इसको सिस फॉर्म बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स ये सिस फॉर्म हो जाता है, ये आपका सिस फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इसका मिरर इमेज देखें, मिरर इमेज देखें तो कुछ ऐसा बनेगा। ये M हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये पोर्शन आपका A हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से A ऐसे कर लीजिए और ये आपका A और ये यहाँ से हो जाएगा, ये मिरर इमेज हो जाएगा। अगर ये D फॉर्म है तो ये L फॉर्म है। अच्छा, D एंड L फॉर्म, ठीक है, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, क्या ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा? नहीं होगा। इसको अगर मैं ऐसे कट करता हूँ तो क्या ये दोनों इक्वल पार्ट्स होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, अगर डायगोनल प्लेन के बारे में कंसीडर करूँ अगर कुछ ऐसा, तो नहीं, ये दोनों लिगेंड्स फ्री नहीं हैं भाई, इसके साथ में कनेक्टेड हैं। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये भी सेम है, ये भी सेम है। तो मतलब है कि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, ये जो सिस फॉर्म है, और ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, और इसका मिरर इमेज दिया हुआ ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, मैं ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करूँ, कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट करें, जैसे मैंने सेंट्रल मेटल एटम ले लिया, ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, यहाँ से A कर दिया, ठीक है, ये कर दिया और ये भी कर दिया, ठीक है, और यहाँ से मैंने कर दिया A और यहाँ पर भी A, ठीक है, और ये कुछ ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इसको आप बोलेंगे, इसमें अगर आप देखें तो इसको अगर आप यहाँ से कट करते हैं, यहाँ से कट करेंगे तो ये पोर्शन और ये पोर्शन आपका इक्वल हो जाएगा, इक्वल पार्ट्स में इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। जब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, अब देखिए भाई, आप लोगों ने मीजो मिक्सचर के बारे में सुना होगा। मीजो मिक्सचर जो हाफ D जो हाफ L होता है, जो हाफ D एंड हाफ L होता है, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है भाई, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आप रख सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है आपका? ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। ये दो जो कॉम्प्लेक्स हैं जो आपका ये सिस फॉर्म में दिए हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो करेंगे, क्योंकि इनमें कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, ये पार्ट हो जाता है। अच्छा, अगर मैं अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स ले लेता हूँ, ठीक है भाई, ध्यान दीजिए, अगर मैंने यहाँ पर अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड्स ले लिया, जैसे जो 6th एग्जाम्पल है, 6th एग्जाम्पल्स में M हो गया और ये A और ये B हो जाता है, ये थ्राइस हो गया। ठीक है भाई, अच्छा, इसकी ज्योमेट्री के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये M हो गया, ठीक है, ऐसे कर लिया। अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका A, ठीक है, ये B हो गया, ठीक है, कर सकते हैं। ये हो गया आपका A, ये B हो गया, कर सकते हैं, और ये हो गया आपका A और ये हो गया आपका B, कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप कनेक्ट करिए, ये कनेक्ट करिए, एक ये स्ट्रक्चर रेडी हो गया। ठीक है भाई, अच्छा, दूसरे स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ये हम, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कुछ ऐसे होती है, ठीक है। अच्छा, ध्यान दीजिए भाई, एक हो गया A और ये B हो गया, ये A और ये आपका B हो गया, ठीक है, और A और आपका ये B हो जाता है।
ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए भाई, ये ए बी डाइडेंटेट लिगेंड से ये ऐसे बनाएगा, डाइडेंटेट है, और ये आपका कुछ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको आप कनेक्ट करिए, आपने कनेक्ट कर दिया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अच्छा ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ये जो आपका कॉम्प्लेक्स है, ठीक है भाई, अगर आपको याद हो एक कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने सीखा हुआ था MA3 और ये B3, हम लोगों ने फेशियल फॉर्म एंड मेरीडोनल फॉर्म के बारे में डिस्कस किया था इस कॉम्प्लेक्स में। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आप देखें तो ए ये कौन सा फॉर्म है भाई, ये आपका मेरीडोनल फॉर्म हो जाएगा, मेरीडोनल फॉर्म, मेरीडोनल फॉर्म हो गया भाई, ये मेरीडोनल फॉर्म हो गया। देखिए ए सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें अगर आप देखें ये और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो कौन सा फॉर्म हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म, बोल सकता हूँ ट्रांसफॉर्म हो गया भाई, एक दूसरे की अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, ठीक है। अच्छा आप इसमें आइए, अच्छा ये डाइडेंटेट और ये भी डाइडेंटेट अनसिमेट्रिकल लिगेंड से। अच्छा ध्यान दीजिए, अगर आप इस पॉइंट को कनेक्ट करें, इस पॉइंट को ऐसे कनेक्ट करें, तो क्या ये फेशियल है भाई, ये फेशियल फॉर्म हो गया। ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लेक्सेस हैं जो फेशियल एंड मेरीडोनल। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विच अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेज विल शो फेशियल फॉर्म या मेरीडोनल फॉर्म। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो ही ऐसे कॉम्प्लेक्सेज हैं, एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज में, और एक कॉम्प्लेक्स ये हो गया ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेज में जो फेशियल एज वेल एज मेरीडोनल फॉर्म शो करते हैं। और इसमें अगर आप देखें तो इसको अगर आप कनेक्ट करेंगे, इसको आप ऐसे कनेक्ट करेंगे तो एक ये फेशियल ये बन जाएगा, तो ये हो जाता है आपका फेशियल फॉर्म, ठीक है भाई। तो ये हो जाता है आपका फेशियल फॉर्म, फेशियल फॉर्म, ठीक है भाई, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो इसको आप ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, नो 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 सिस फॉर्म, ट्रांस कंटिन्यू में बोले जा रहा हूँ, ये आपका सिस फॉर्म होगा और ये आपका हो जाएगा ट्रांसफॉर्म। ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सेम लिगेंड्स हो गया ना भाई, और ये सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ट्रांस, और सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये सेम लिगेंड्स, सेम लिगेंड्स, सिस फॉर्म में आपका फेशियल फॉर्म, ट्रांसफॉर्म में आपका मेरीडोनल फॉर्म, ठीक है भाई। अच्छा डाइडेंटेट लिगेंड से रिलेटेड हम लोग और भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जांपल्स ले लेते हैं। सेवेंथ कॉम्प्लेक्स है आपका, ये हो गया आपका MA और ये आपका डाइडेंटेट है, और यहाँ पे मैंने कर लिया B2, ठीक है भाई। ये सेवेंथ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। चलिए हम सिस एंड ट्रांस के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा प्लेन बना लेते हैं भाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये डाइडेंटेट लिगेंड्स है, ये यूनिडेंटेट लिगेंड्स है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ए हो गया, ये ए हो गया, बॉन्ड बनाएगा, ये ए हो गया, ये ए हो गया, बॉन्ड बनाएगा। सिस फॉर्म के बारे में अगर बात करें, और ये बी हो गया, ये बी हो गया, तो सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, सेम लिगेंड्स, तो ये आपका हो जाता है सिस फॉर्म होगा, ठीक है भाई। अच्छा ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करें, ठीक है भाई, तो ये कुछ हो जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में बी यहाँ पे कर दीजिए, बी यहाँ पे कर दीजिए, अबव द प्लेन, सेम लिगेंड्स बिलो द प्लेन, ठीक है भाई। यहाँ पे ए कर दिया, ठीक है, यहाँ पे ए कर दिया आपने, ये कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस फॉर्म और ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। अच्छा क्वेश्चन अब ये राइज होता है कि भाई हम ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, कौन सा नहीं शो करेगा, ठीक है। अच्छा भाई, अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करता हूँ जो सिस फॉर्म है, तो अगर मैं यहाँ से इसको कट करूँ तो क्या ये दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे, नहीं होंगे। आप ऐसे कट करिए, ये दोनों पार्ट्स नहीं होंगे। डायगोनल प्लान कंसीडर करिए, दोनों पार्ट्स आपके इक्वल नहीं होंगे। मतलब है कि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है। मतलब है कि ये आपका ऑप्टिकली एक्टिव है और इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक मिरर इमेज भी बनेगा DNL फॉर्म। ये ऑप्टिकली एक्टिव कॉम्प्लेक्स है, मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। अच्छा ये ट्रांसफॉर्म है, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ तो क्या ये दोनों पोर्शन सेम होंगे? ऑफ कोर्स ये दोनों पोर्शन सेम होंगे। अगर ये दोनों पोर्शन सेम है, इक्वल पार्ट्स में इसको अगर आप कट कर देते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मतलब है कि इसमें से जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें मिलते हैं सिस एंड ट्रांसफॉर्म में, तो सिस फॉर्म है आपका ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली ये एक्टिव कॉम्प्लेक्स है और ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली
इनएक्टिव, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं 8th वाला। यहाँ पे जैसे कर दिया मैंने 8th ले लिया M A, ये होल ट्वाइस हो गया और यहाँ से BC कर दिया, ठीक है भाई। पहले 7th में हम लोगों ने दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड्स सेम थे, यहाँ पे मैंने दोनों यूनिडेंटेड लिगेंड्स डिफरेंट कर दिया, ठीक है भाई। अच्छा, हम बातचीत करते हैं किसके, सिस एंड ट्रांस के बारे में, ठीक है भाई, सिस एंड ट्रांस के बारे में। तो यहाँ पे A कर लिया, यहाँ पे A कर लिया, ठीक है, और B और C यहाँ पे लगा दिया, ऐसे कर सकते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, ये है आपका सिस फॉर्म, सिस फॉर्म बोल सकता हूँ, सिस फॉर्म है। अच्छा, अब इसके बाद में अगर मैं बात करूँ ट्रांसफॉर्म के बारे में, ये B हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ये A हो गया, ठीक है, ये हो जाएगा आपका ट्रांसफॉर्म। ये है आपका अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सेम है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वन, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट में, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक दूसरे के अपोजिट में, तो विद रिस्पेक्ट टू ए ये आपका रहेगा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अगर मैं ऑप्टिकली एक्टिविटी के बारे में बात करूं तो इसको अगर आप कट करेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं है, इक्वल पार्ट्स में आपका डिवाइड नहीं होगा, ठीक है भाई। तो ये जो आपका सिस फॉर्म है ऑप्टिकली ये आपका रहेगा एक्टिव, परंतु अगर आप इसको यहाँ से कट कर देते हैं तो ये दोनों पोर्शन आपके हो जाएंगे इक्वली डिवाइडेड, दोनों पोर्शन आपके सेम हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब है कि ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में शो करेगा, बट ये कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पर मैंने डिस्कस किया स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस एज वेल एज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में। मतलब है कि इनमें से हम जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, और भी कई सारे कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं। इसी तरह से आपको ज्योमेट्री बना करके ये देखना है ये कौन सा सिस फॉर्म होगा, कौन सा ट्रांसफॉर्म होगा, और इसके बाद में वो कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पर होता है स्टीरियो आइसोमरिज्म का द एंड। अब इसके बाद में जो दूसरा लेक्चर होगा उसमें हमें एक नए चैप्टर के साथ में मिलते हैं।